अब जरा देखिए संयोग की परिस्थिति, भारत के लिए सुरक्षा की समस्या एक जैसी। सोवियत संघ के साथ चूंकि पूरा व्यापार सरकार और राज्य के बीच का व्यापार था, सोवियत संघ का विघटन हुआ, व्यापार धड़ाम, व्यापार खत्म हो गया। अब उसके अलावा देखिए सिक्योरिटी चैलेंज देखी जैसे थे। अब अमेरिका है जो हमारा दुश्मन, अमेरिका का अभी तक हम बहुत विरोध कर रहे थे और वही पूरी दुनिया का नियंत्रणकर्ता बन गया और अमेरिका ने कई मुद्दों को लेकर भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी, मानवाधिकार के मुद्दे पर। अब आप देखेंगे कि 1988 के बाद कश्मीर में उग्रवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या शुरू हुई। अमेरिका ने उस मुद्दे पर भारत का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। हम लगातार ये बात कहते रह गए कि मामला आतंकवाद का है, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, ये मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा है। तो अमेरिका ने यहाँ बात हमारी नहीं मानी और अमेरिका मानता क्या, आप इसी बात से देख सकते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और भारत आंतरिक रूप में अस्त व्यस्त, बाहरी हमारे मित्र नहीं रहे। ये दुनिया अपने आप में सबसे असुरक्षित होती है जब बाहर के आपका मित्र खत्म, अंदर स्वाभाविक तौर पर आपकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त और क्षेत्रीय परिस्थितियाँ डामाडोल। और उसमें भी पाकिस्तान का विरोध तो था ही, बाकी जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य थे वो कोई हमारी तरफ आने को तैयार नहीं था। और हकीकत की बात थी 1991 में हमने उदारीकरण तो अपना लिया, यानी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चेंज किया था। और कहा जाता है 50 साल में पहली बार फॉरेन पॉलिसी में इतना रेडिकल चेंज हमने किया। उदारीकरण तो अपना लिया, लेकिन आता कौन? यद्यपि डेमोक्रेसी में अजीब सी टेंडेंसी थी कि जब उदारीकरण हमने अपनाया तो समाजवादी उधर विरोध कर रहे थे, बीजेपी वाले उस समय स्वदेशी की नीतियों को अपना रहे थे और संयोग से कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय नरसिंह राव ने कितनी सूझबूझ से काम किया। देश बिल्कुल संकट में था और हमारे राजदूत भी एक से महान लोग थे रसिया में। इसलिए डिप्लोमेट को आप देखेंगे कहा जाता है प्रशासनिक अधिकारी ही तो संबंध बनाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दौरे कभी कभार होते हैं। तो रूस में हमारा राजदूत था, सोवियत संघ का विघटन हो गया, बोरिस येल्सिन वहाँ के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और वो भारत आना चाहते थे। तो लिहाजा हमने अपनी एम्बेसी से पूछा वहाँ पे कि बताइए इनकी क्या कंडीशन है, रसिया के हालात क्या है, इनको कब इनवाइट किया जाए। ये फॉरेन पॉलिसी में एम्बेसी की भूमिका होती है। हमारा विदेश मंत्रालय उस देश में स्थित पहले अपने दूतावास से पूछेगा कि आप बताइए इनके बारे में क्या मामला है। तो राजदूत ने बताया कि नहीं नहीं, बोरिस येल्सिन कुछ दिनों के मेहमान हैं, इनको आप इंडिया इनवाइट मत करिए। और वो 10 साल राष्ट्रपति रह गए। अब समाजवाद की भांग पी रखी थी उसने, पता नहीं क्या नशीला पदार्थ खा रखा था। अच्छा, कई बार विचारधारा भी नशा ही पैदा करती है। अब जरा सोच के देखिए, इतनी महत्वपूर्ण कंडीशन में डिप्लोमेट को राष्ट्रीय हित पहले देखना चाहिए, विचारधारा। उसने भारतीय विदेश मंत्रालय को लिखा कि इनको इनवाइट मत करिए। इस बात से बोरिस येल्सिन बहुत नाराज हुए। वो जिसको हमारा राजदूत कह रहा था कुछ दिनों के मेहमान है, वो 10 साल तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति रह गया। तो आप समझ सकते हैं, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ 15 भाग में विभाजित हो गया। अब सोवियत संघ से सारे हथियार हम खरीदते थे, तो वहाँ पे जो डिफेंस का प्रोडक्शन था, किसी राज्य में पहिया बनता था, किसी राज्य में इंजन बनता था, किसी राज्य में पंखा बनता था। अब कहाँ कहाँ से हमले, हथियारों की आपूर्ति बिल्कुल लंबित हो गई। और IMF से किसी तरीके से हमने जुगाड़ उगाड़ करके पैसा लिया। अमेरिका की बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी। अमेरिका ने कहा कि पैसा तो मिलेगा, बशर्ते ये सारे परमाणु वाले कार्यक्रम ख़त्म करो। क्योंकि अमेरिका ने पहली बार देखा सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया के सामने एक दिलचस्प समस्या आई कि जब एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य धराशायी हो जाए तो क्या होगा। ये समस्या किसी के पास आई ही नहीं थी अभी तक। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि जो परमाणु शक्ति, जिसके पास परमाणु हथियार है, वही जमींदोज हो जाए। तो सवाल है फिर तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा भी खतरे में आएगी। कौन कहाँ हथियार लेके भागे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अमेरिका ने बाकायदे एक कंडीशन देखा था और उस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ। दुनिया के कई देश सोवियत संघ के परमाणु वैज्ञानिकों को लेने के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे। नॉर्थ कोरिया ने कहा भाई तुम लोग हमारे यहाँ जाओ, जितना चाहोगे ब्लैंक चेक दे दूंगा। वैज्ञानिकों उनका इतना पैसा है क्या, उनका बिल्कुल घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे, तुम आ जाओ। पाकिस्तान भी उसमें था। ईरान, अमेरिका ने मॉस्को में परमाणु अनुसंधान वैज्ञानिकों को एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे अनुसंधान केंद्र बनवाया, सारे वैज्ञानिकों को वहाँ समायोजित करवाया। उसने बड़े प्रयास किए। तो अमेरिका का अब ये अच्छा मौका है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को ही रोक दिया जाए।
इसका मतलब परमाणु हथियारों के प्रसार में जो देश शामिल थे वो इंडिया था, पाकिस्तान था, इजराइल था। इन पर अपने आप उनकी नज़र आई। अब हमारे सामने दुविधा, बाहर हमारा कोई दोस्त रहा नहीं, रसिया रहा नहीं, रसिया अमेरिका के पीछे चल पड़ा। क्षेत्रीय परिस्थितियाँ एक जैसी थी हमारी, और भारत कभी भी कोई सामान्य राज्य तो रहा नहीं। भारत तो महाशक्ति आकार में शुरू से था। अब ऐसा देश सुरक्षा के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाए तो कितनी बड़ी विडंबना की बात थी, वो हम कर भी नहीं सकते थे। इसलिए आप देखेंगे उसके बाद हमने किया क्या, ये हमारे सामने सीधा संकट आया। इसी संकट से वर्तमान में भी सीखते हैं। हमें इतिहास एग्जामिनर, इतिहास यदि कई बार जीएस और विषय में यहाँ फर्क आ जाता है। जीएस में कभी अतीत नहीं पूछता वो, जीएस में सारी बात करंट बेस पूछेगा, विषय में वो चीज़ें सैद्धांतिक पूछता है। करंट बेस होगा तो भी आपको सैद्धांतिक ही लिखना है। कई बार अतीत की बातें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आज आपको नहीं लगता यही कंडीशन है कि अमेरिका चाहता है कि भारत हथियारों खरीद के लिए हमारे ऊपर पूर्ण तौर पर निर्भर हो जाए, और रसिया से मना करता है, हम इनकार करते हैं। इसलिए भारत को लग गया कि भाई डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। आप किसी महाशक्ति पर निर्भर रहें, कहीं कोई मना कर देगा, कहीं कोई कंडीशन लगा देगा। भाई हमारी सुरक्षा की समस्या तो जस की तस है, आप लोगों के पैतरे बदलते जाएंगे, तो भारत के लिए फिर बड़ी फजीयत की बात होगी। अतीत का एग्जाम्पल, इसलिए मैंने कल आपको बताया था किसी एक दोस्त पे निर्भर नहीं रहना, तो आप लोग इसको मजाक मानते थे। हकीकत की बात तो ऐसे है। इसे आज भी आपको क्या लगता है, यहाँ से राफेल खरीद रहे हैं, इसराइल से कुछ और खरीद रहे हैं, रसिया से कुछ और खरीद रहे हैं, तो किसी को भी बुरा लगता होगा कि यार ये तो एक दोस्त रखता ही नहीं है। एक दोस्त रखने में कठिनाई है। लेकिन इस संकट के कारण क्या क्या फॉरेन पॉलिसी में चेंज हुआ। अगर आप 90 के पहले और 90 के यानी शीत युद्ध और शीत युद्धोत्तर विश्व में भारतीय विदेश नीति में जो परिवर्तन हुआ, अगर उसको पॉइंट में लिखना चाहें, हम लिखेंगे उसको विस्तार करके, समझने की बात है कहाँ कहाँ चेंज हुआ, और उसी चेंज का हम विस्तार करते चले जाएंगे। कोल्ड वार और पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड के बीच में जो मेजर चेंजेस फॉरेन पॉलिसी में हुए, यानी शीत युद्ध के बाद की दुनिया में कैसे परिवर्तन आए, पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड में क्या चेंज आया, और कोल्ड वार में क्या था। अब देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में जो कोल्ड वार में कहीं न कहीं भू राजनीति का प्रभाव ज़्यादा था, जियो पॉलिटिक्स। भू राजनीति का मतलब है कि श्रीलंका की स्थिति महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान की स्थिति महत्वपूर्ण है, चीन पाकिस्तान खतरा है, ये जियो पॉलिटिक्स है। यानी भू राजनीति का मतलब है कि भाई भारत का विशाल भूभाग, भारत के पड़ोसी, क्षेत्रीय परिस्थितियाँ, ये सब जियो पॉलिटिक्स में है। लेकिन शीत युद्धोत्तर के बाद दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में महत्वपूर्ण क्या होगा, जियो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो अब हमने किस बात पे बल दिया, निवेश व्यापार, निवेश व्यापार और आर्थिक संगठनों का निर्माण। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एकदम से चेंज आप देखेंगे। और अर्थव्यवस्था में ये चेंज इसलिए आया कि हमने सीधा समाजवाद से उदारीकरण की इकोनॉमी की तरफ मामला बदल दिया। आप देखेंगे बहुत बड़ा अंतर है। कोल्ड वार में हमारा सारा व्यापार दूसरे राज्यों के साथ, राज्य और राज्य के बीच का व्यापार था। हमारी अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित थी, हमारी इकोनॉमी तो राज्य के द्वारा नियंत्रित इकोनॉमी थी, सारे बड़े बड़े उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे। पहली बार हमने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ आगे बढ़ाया, और अब देखेंगे उसी का परिणाम है। आज भी यही सिलसिला चल रहा है। हमारा जिस भी देश के साथ ज़्यादा व्यापार है वो इसलिए है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। आज देखिए, पहले हमारा कोल्ड वार में हमारा सारा व्यापार किसके साथ होता था, राज्य सरकार के साथ। इसीलिए तो सोवियत संघ के साथ हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा था। और आज कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई। आज रसिया के साथ हमारा व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है। साउथ कोरिया, मैं छोटा सा देश साउथ कोरिया बता दूं, उसके साथ हमारे व्यापार $23 बिलियन हैं। रसिया जो हमारा इतना बड़ा परंपरागत मित्र रहा है, उसके साथ हमारे व्यापार $10 बिलियन नहीं क्रॉस कर पा रहे। ये तो तेल का आयात होना शुरू हो गया है, मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये कंडीशन चेंज हो गई। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि रसिया के साथ कोल्ड वार में बड़ा व्यापार था और अचानक पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड में हो ही नहीं पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ अब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ की आबादी का देश नहीं,
इन देशों के साथ हमने व्यापारिक संबंध 90 के बाद शुरू किया। इनके साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 27 बिलियन डॉलर है। टारगेट है कि 45 तक हमें पहुंचाना है, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अपने बात ध्यान, रसिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। रशियन इकोनॉमी में पहले भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है। डाइवर्सिफाइड नहीं थी, पूरा तेल और हथियार बेचने पे इकोनॉमी निर्भर है। अब यहाँ क्या हो गया, अब पूरे व्यापारिक संबंधों में निजी क्षेत्र का महत्व आ गया। टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में अगर भारत किसी उद्यम कारण जाना गया, सॉफ्टवेयर, और वो प्राइवेट सेक्टर था। भारत ने अगर पूरी दुनिया में कहीं पे लीड किया, फार्मास्यूटिकल। आज की डेट में भारत जिन जिन उद्यमों में दुनिया में लीड कर रहा है, जिन जिन चीज़ों के हम बड़े निर्यातक हैं, फार्मास्यूटिकल। भाई वैक्सीन कौन बना रहा है, सरकार बना रही है या प्राइवेट सेक्टर बना रहा है? ये आप देख लीजिए फ़र्क। ये आज़ादी के बाद ये संभव नहीं था। इन्फोसिस, आज इन्फोसिस, रिलायंस, महिंद्रा, इन सबके आप क्वार्टर पूरी दुनिया में आप इनकी चेन देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए, कहीं पे भी स्कूटर आपको देखेगा, बजाज का स्कूटर, होंडा की मोटरसाइकिल। और कप सिरप हमारा ही दुनिया में लोग पीते हैं। लोग कुछ लोग पी के पता नहीं लुढ़क उड़क गए हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी ये बात प्रमाणित नहीं कि हमारा एक कप सिरप पिए थे या कुछ पीने के बाद हमारा कप सिरप पी लिए। भाई ये भी तो हो सकता है। संयोग की बात है, दो चीज़ एक साथ मिक्सअप हो गई हो, तो दोस्त हमारे कप सिरप का रहा हो, जांच करना बाकी है। लेकिन ये एग्जाम्पल बताता है, ऑटोमोबाइल, कार बेचने में, फार्मास्यूटिकल के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का लीडर बना। और हुआ क्यों? ये 90s के बाद एक बड़ा चेंज है फॉरेन पॉलिसी में। इसलिए आज भी कहा जाता है रसिया के साथ व्यापार कम क्यों है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है। हमारे निजी क्षेत्र रसिया में जाना नहीं चाहते। सरकार सरकार के बीच का व्यापार कितना होगा? सरकार सरकार के बीच का व्यापार नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि पहले हमारा कोल्ड वॉर में हमारा सारा व्यापार किसके साथ होता था? राज्य सरकार के साथ। इसलिए कहा भी जाता है कि 90 के बाद रियल में जैसे हमने उदारीकरण, निजीकरण अपनाया, वैसे भारत में तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनी आने लगी। तो 90 के पहले ये संभव था कि सैमसंग आके हमारे यहाँ कोई प्लांट लगाता? हमारा BSNL था, हमारा MTNL, BSNL था, उसमें फ़ोन लगे न लगे लेकिन फ़ोन यही चलाएंगे। राज्य नियंत्रित इकोनॉमी थी। अब उसके बाद हमने तमाम, अब देखिए एप्पल कंपनी भारत में आ रही है। और आज तो हमारा पूरा प्रयास है, आज की डेट में चाइना से सारी कंपनियां जाना चाहती हैं, तो चाइना से कंपनियां विस्थापित होने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो डेस्टिनेशन कौन हो सकता है? इंडिया। यद्यपि उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर देश वियतनाम को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडिया को नहीं। इसलिए हमारे यहाँ तो लोग, उदारीकरण के विरोधी लोग क्या कहते हैं कि अरे बेकार की बात है, बाजारवाद मत अपनाओ, उदारवाद सब बेड़ागर कर देगा। लेकिन हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ उसके बावजूद इन्वेस्टर आ नहीं रहा है। यही तो सुधार किया जा रहा है। यानी बात आप याद रखिए, 90 के बाद, 91 के बाद जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज है वही आज तक चल रहा है। मोदी सरकार के द्वारा उसमें कोई गुणात्मक चेंज नहीं किया गया। हाँ, डूइंग इज अ बिजनेस किया गया है, देश को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है कि व्यापार को आकर्षित करने के लिए क्या चेंज किया जाए। क्वालिटेटिव चेंज फॉरेन पॉलिसी में 91 में ही आया। और आप क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में रोज रोज बदलाव होता रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 91 से लेकर आज तक फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक रूप में दूसरी डायरेक्शन में चल रही है। इसीलिए अब आप देखेंगे चेंज कहाँ पे हो गया? कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर में मामला क्या था? क्योंकि राज्य सरकार, जियोपॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर में हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन था? सोवियत संघ। यानी यहाँ पे सोवियत संघ था, समाजवाद था ही। और कहा जाता था इंदिरा गांधी और सोवियत संघ के बीच समाजवाद की बड़ी दोस्ती थी। अंदर समाजवाद, बाहर समाजवाद, समाजवाद समाजवाद, भाई भाई आ गए। और इधर आज की डेट में हमारे सबसे प्रभावी मित्रों में आज भी रसिया तो है, रसिया को इनकार नहीं कर सकते हम। सोवियत संघ था 71 के बाद। आज हमारे सबसे प्रभावी मित्रों में अगर किसी का नाम ले सकते हैं, अमेरिका। कोल्ड वॉर में हमने इजराइल की तरफ देखा भी नहीं था। और आप जानते हैं अमेरिका जैसे हमारा दोस्त होगा तो अमेरिका के साथ पूरी बिरादरी चलती है। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वेस्टर्न यूरोप, जहां अमेरिका झुकता है ये बिना कहे वहां झुक जाते हैं।
अमेरिका कोई एक देश नहीं, अंपायर है, ये कोई राज्य थोड़ी है। इसलिए आज हमारी बड़ी दोस्ती अमेरिका के साथ है। तो अब आप देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में चेंज आया। दूसरी बात, जैसे जैसे हमने उदारीकरण किया, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए। ऐसा 1991 में अर्थव्यवस्था बिल्कुल संकटग्रस्त थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उदारीकरण किया, इकोनॉमी को ठीक किया, पटरी पे लाए। तो यहाँ पे क्या था, शीत युद्ध में हम में महाशक्ति की संभावना थी। कोल्ड वॉर के वर्ल्ड में हमने महाशक्ति की संभावना थी। यानी जैसे आप सब में परीक्षा पास करने के बराबर की संभावना है, यकीन मानिए। आपको यकीन भले ना हो, ये हकीकत की बात है। कोई भी काम दुनिया में आप कर सकते हैं तो दूसरा कर सकता है, लेकिन जिस दिन परीक्षा पास कर जाते हैं तो वो हकीकत बदल जाती है। तो ये संभावना आज क्या है, देखिए 91 के बाद धीरे धीरे भारत ने पहले घर संभाला, इकोनॉमी ठीक की। उस समय नरसिंह राव की बड़ी भूमिका आई। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने लगी तो फिर हमारा विचार है कि यार तमंचा तो ज़रूरी है, परमाणु हथियार के बिना मामला चलेगा नहीं। और जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होना शुरू हुई, हमने रौब दिखाना शुरू किया। यानी याद रखिए, जब जेब में पैसा नहीं तो मकान मालिक थोड़ा दबते हैं। जैसे जेब में पैसा आया, हम कहे तुम्हारे जैसा मकान खरीद लेंगे, ज़्यादा बात किया करो। बातें बदल जाती हैं। कैसे? ये मानव मनोविज्ञान है। यहाँ भारत महाशक्ति की संभावना की बात करता था। यहाँ भारत ने कहा भाई देखो, अब हम महाशक्ति हैं। यहाँ हमें संभावना थी, हम सोच रहे थे बनना है, हम सोच रहे थे आगे बढ़ना है। अब ने कहा ना भाई, बनना उनना नहीं है, बढ़ना नहीं है, तो मेजर पावर है। तो लोगों ने कहा मेजर पावर है तो कुछ प्रमाण तो बताओ मेजर पावर हो। तो उन्होंने कहा लो, 1998 में परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु विस्फोट, पूरी दुनिया 1998 में 64 के बाद पहली बार भारत ने ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 64 के बाद अमेरिका बिल्कुल हमारे ऊपर झल्ला गया। अमेरिकन का समझ क्या रखा है, तुमने हमारी बात की अवहेलना कर दी, तुमने हमारी व्यवस्था का उल्लंघन किया। भारत ने कहा ना अंकल सैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस ये देख रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कैसे हो जाए। और बगल में देखिए चाइना है, बड़ा खतरा है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं चीन को। अमेरिकन का ना तुम नेतागिरी करते हो, पहले भी करते थे, आज भी करते थे, हम तुम्हें विश्वास नहीं कर सकते। जब भी तुम हो तो बताओ, पहले तुम गुटनिरपेक्षता हल्ला मचाते थे। आज मैं पूरी दुनिया कह रहा हूँ परमाणु हथियार खत्म कर दो, परमाणु हथियार समाप्त कर दो, और तुम क्या कर रहे हो, परमाणु परीक्षण कर रहे हो। ना ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। अमेरिका बड़ा दबाव डाला था, अमेरिका को मनाने के तमाम प्रयास किए गए। जसवंत सिंह को भेजा गया, और जसवंत सिंह स्टॉप टॉलबॉट की बातचीत हुई। और आप याद रखिए, जसवंत सिंह ने कोशिश किया कि अमेरिका को समझा दे कि अंकल साहब, हम आपके सामने गुस्ताखी बिल्कुल नहीं कर सकते, बस मामला ये हमारी सुरक्षा की चिंता समझिए। यानी आप याद रखिए, यहाँ हाइपर नेशनलिस्ट अप्रोच हावी होने लगा फॉरेन पॉलिसी में। और तब तक लोगों का और महाशक्ति कैसे बन गए हो। तो भारत ने कहा देखो, सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था भी हमें चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ हम कहते थे परमाणु हथियारों की समाप्ति, कोल्ड वॉर में क्या कहते थे, परमाणु हथियारों की समाप्ति। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में क्या कह दिया, परमाणु हथियार बना लिया। अच्छा, हम गांधी के देश रहे कि नहीं रहे, परमाणु हथियार बना लिया। नेहरू, गांधी, सब लोगों ने, यहाँ तक कि 1988 में सबसे लेटेस्ट अपोजिशन तो परमाणु हथियारों का 1988 में आया। और 1988 में नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ राजीव गांधी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में गए और उन्होंने कहा कि 20 वर्षों के भीतर समूची दुनिया से परमाणु हथियार समाप्त कर दिए जाए। किसी ने कहा कि भाई ये कौन है, उनका अरे नेहरू के नाती हैं, वो भी 1954 में जाके परमाणु हथियार के खात्मे की बात करते थे। राजीव गांधी भी यही बात 1988 में कर रहे थे, 1988 में। अब जरा सोच के देखो, उस देश ने परमाणु हथियार बनाया तो मामला तो गंभीर था ही। और ऐसी कंडीशन में बनाया जब अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई महाशक्ति थी नहीं। अमेरिका के अलावा सोवियत संघ लड़खड़ा गया था, चीन अभी अपना ठीक ठाक मामला कर रहा था। चीन तो अभी कह रहा था कि ना अभी जल्दबाजी खा रहा नहीं, अभी पहले अपने पावरफुल बनाना है। चीन कंबल ओढ़ के घी पी रहा था इस समय। जियांग जेमिन से पूछा गया आप महाशक्ति, कुछ नहीं है, पहले मैं ठीक करने दो।
जियांग जेमिन एकदम से आराम से चल रहे थे। जियांग जेमिन वो रणनीति अपना रहे थे जैसे कोई बच्चा पीटी पास कर जाए, किसी को बताए नहीं, किसी पूछ क्या रिजल्ट हुआ, हमने कहा देखा नहीं रिजल्ट, पता नहीं क्या हुआ यार, कि अभी तो महाशक्ति बने नहीं, पीटी पास करने से कोई महाशक्ति थोड़ी होता है। महाशक्ति कब होगा, जब पूरा रिजल्ट आएगा। चीन उस पॉलिसी पे चलता था, चीन ने किसी को बताया नहीं। अमेरिका ने भारत पर इतना दबाव बनाया क्योंकि तो समझ क्या रखे हो अपने आप को, भारत ने कुछ नहीं समझ रखे हैं, बस आपकी शरण में आ गए हैं समझ लो, लेकिन शरण में कभी गए नहीं। भाई बोल बच्चन करने में क्या दिक्कत थी। परमाणु परीक्षण किया, फिर भारत ने कहा अब हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी चाहिए, अब हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे थे, कोल्ड वार में कहाँ पे थे, हमारा समूह क्या था, G77 गुट निरपेक्ष आंदोलन। कोल्ड वार में हम कहाँ थे, निरंकारियों के साथ, गुट निरपेक्ष आंदोलन G77, यानी न तो सोवियत संघ के साथ, न पूंजीवाद के साथ, न साम्यवाद के साथ, यानी यहाँ पे हम क्या थे। और इसे सी राजा मोहन ने तो कहा है कि जैसे भारत ट्रेड यूनियन का नेता नहीं होता, मैं ट्रेड यूनियन का नेता था, एशियाई, अफ्रीकी, ये सब हमारे दोस्त थे। लेकिन आज आप देखेंगे आजकल हम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगे हैं, वो जमाना चला गया जब फुक्कड़ की पार्टी में जाते थे। अब हम कहाँ जाते हैं, अब जरा महाशक्ति कैसे हैं, हम किसके पास हैं, क्वाड, हम किसके पास हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वाड का मतलब है सामरिक चौकोर, किसके साथ, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आज हम महाशक्तियों के साथ है, क्वाड में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, G7 में बुलाया जाता है। ये बताइए G7 की बैठक में, अभी तक बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए हम किस बैठक में हमें बुलाया जाता है, किस शादी ब्याह में बुलाया जाता है, इससे स्टेटस पता चलता है। मुझे किसका निमंत्रण मिलता है, पानी वाले का, पेपर वाला कहता है भैया मेरी शादी में आ जाना, पानी वाला कहता है भैया हमारे यहाँ शादी पड़ी हुई है। या तो एक कई बार स्टूडेंट भी कार्ड भेज देते हैं कि सर मेरे घर में कोई शादी है, मैंने कहा सिलेक्शन हो जाए तो बुलाना। अब आपको हमें कभी कार्ड मिलेगा, अब बताइए, राजस्थान के जितने लोग बैठे हैं कभी सोचें, अपने आप पर विचार करें कि उनकी औकात क्या है। क्योंकि अभी विकी कौशल की शादी हुई, आप में से कितने लोगों को निमंत्रण मिला, और ये शादी राजस्थान में हुई कि नहीं है, तो राजस्थान वालों को निमंत्रण मिलना बनता था कि नहीं बनता था, हमारे छात्रों को, अरे VIP शादी में। और जब आपको नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला। और दिल्ली में तो हर हफ्ते कोई न कोई एक बड़ी पार्टी होती रहती है, मुझे कभी नहीं बुलाया गया दोस्तों। भाई एक 7 स्टार होटल है, कितने होटल हैं, कहीं बुलाया गया क्या, आपको बुलाया गया, हम सब फुक्कड़ क्या है। लेकिन अब क्या होगा, अब इंडिया को G7 बोल, पहले G77 उसके बाद G7, व्हाट अ वंडरफुल चेंज, ओ माय गॉड। पहले G77, अब किस में है, G7। पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन, अब किस में है, क्वाड। पहले गुट निरपेक्ष था, अब किस में, मल्टी अलाइनमेंट। इसलिए पहले क्या था, हमारी नीति क्या थी, गुट निरपेक्षता। और सच मानिए सरकार ये कहती तो नहीं गुट निरपेक्षता की अर्थी उठ गई, लेकिन मानना तो है दोस्तों। कई बार हम चेंज करते नहीं, कई बार चेंज करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि जो लोग मानते आए हैं, कई बार हम इस बात को नहीं छोड़ते। गुट निरपेक्षता, जैसे हम गुट निरपेक्षता पर अलग से ही बात करेंगे, हम एक ट्रेंड बता दें क्या क्या चेंज हुआ, उसके बाद फिर हम बातों को एक एक करके लिख लेंगे। कई बार हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते हुए 50 साल से अपना रहे हैं यार, कैसे छोड़ दें। दादाजी से पूछो, दादाजी आप ये बात क्यों कहते हैं, उनका मेरे दादा ने यही कहा था, उनके, अब मेरे दादा ने कहा था, ये जो बात बुद्धिमानी तर्क वाली है वो अपनाई जाए, जो बुद्धिमानी तर्क वाली बात है, जो फायदे वाली बात है वो अपनाई जाए, बजाय इनके दादा ने कहा था, उनके दादा ने कहा था, उनके दादा ने कहा था। इसे हकीकत की बात यह है कि आज गुट निरपेक्षता के बजाय भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहा है। आप कहेंगे इनमें अंतर क्या है, तभी आपको बताएंगे। मल्टी अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता के बजाय मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहे हैं। आप याद रखिए, नेहरू ने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई। नेहरू ने कहा भाई किसी महाशक्ति के साथ सामरिक संबंध नहीं,
किसी महाशक्ति के साथ सैन्य गठबंधन नहीं, ये गुटनिरपेक्षता थी। इंदिरा ने थोड़ा उसको चेंज किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा है, सोवियत संघ के साथ सामरिक संबंध, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं, क्योंकि उस समय कंडीशन ऐसी थी, उसके लिए इंदिरा गांधी उत्तरदायी नहीं थी कंडीशन इस कोल्ड वॉर की। अभी क्या है, हमारे सामरिक संबंध किससे हैं? अमेरिका से भी हैं, रसिया से भी हैं, जापान से भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस। आज तो सामरिक संबंधों का पूरा सिलसिला आगे हम बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या है? मल्टी अलाइनमेंट। पहले क्या था? गुटनिरपेक्षता। पहले क्या था? गुटनिरपेक्षता। यानी बात सीधी सी है, पहले समाजवाद अब है उदारीकरण। पहले समाजवाद अब है उदारीकरण। पहले, अब देखिए, जब पहले समाजवाद उदारीकरण, पहले परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया, आज परमाणु हथियार, आज परमाणु हथियार। पहले गुट निरपेक्षता, आज मल्टी अलाइनमेंट। बात को सीधे पूछे, नेहरू की विदेश नीति रही या खत्म हो गई? इसी बात को सैद्धांतिक तौर पूछा, ये चेंज है कि नहीं है? अब जरा सोच के देखें, 90 के बाद और 90 के पहले कितना चेंज आया। तो सवाल फिर दूसरा पूछे कि नेहरू की विदेश नीति प्रासंगिक रही या नहीं रही? रही या नहीं रही? अब यही विश्लेषण के मामले हैं। अब एक एक करके हम एक देखेंगे। भाई सीधी सी बात है, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी तो यहाँ पे कहाँ प्रासंगिक दिख रही है? सब चेंज हो गई। इसका मतलब नेहरू ने कोई गलती की थी क्या? फिर ये विश्लेषण होगा, और चेंज हुआ क्यों? पहला, चेंज कितना तार्किक है, कितने, एक ही चीज़ की हम व्याख्या करेंगे, लेकिन मेजर चेंजेस ये हैं। और मेजर चेंजेस ये हैं क्योंकि हम भी चेंज हुए, दुनिया चेंज हुई, क्षेत्र चेंज हुआ, भारत भी चेंज हुआ। क्या भारत चेंज हुआ? पहले हम महाशक्ति की संभावना व्यक्त करते थे, आज हम किस तरह है? महाशक्ति है। इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में 90 के पहले और 90 के बाद एक क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज है, गुणात्मक परिवर्तन है। गुणा, अब एक होता है मात्रा का, एक होता है गुण का। मात्रा का मतलब है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, ये मात्रा का चेंज है। सुबह सुबह एक बर्गर खाया तो कम मात्रा ली, 2 बर्गर खाया ज़्यादा मात्रा ली। लेकिन बर्गर के बजाय लौकी का जूस पी कर आए, तो बर्गर और लौकी के जूस में गुणात्मक परिवर्तन है या मात्रात्मक? गुणात्मक। बर्गर अलग है, लौकी का जूस अलग है। सुबह सुबह योगा करके आए या सुबह सुबह डिस्को करके आए, एक्सरसाइज दोनों में हुआ, लेकिन दोनों में क्या चेंज है? गुणात्मक। क्योंकि एक में दिमाग व्यग्र हो जाता है, दूसरे में दिमाग शांत हो जाता है। भाई जब अगर इसलिए अब विदेश नीति क्या हो गई? आदर्शवादी रही, यथार्थवादी? इसे विदेश नीति क्या रही? राष्ट्रवादी या हाइपर नेशनलिस्ट? और आजकल तो भारत कह रहा है, सुन लो महाशक्ति हो गए हैं भाई। अब जयशंकर यूरोप में गए थे और यूरोपीय देशों ने कहा कि आप यहाँ पे यूक्रेन के मुद्दे पर हमारे साथ क्यों नहीं आते? तो भारत ने कहा, आप याद रखो कि आप जो सोचते हो वही दुनिया सोचती है। बात ठीक नहीं है। वो जमाना गया जब आप सामंत थे और हम किसान थे। आज हम महाशक्ति हैं। सुन लो ये बात, यूरोपीय देश तो सन्न रह गए। जयशंकर ने कहा, अब हम संकोच नहीं करते, पहले कभी किया करते थे, अब हम महाशक्ति बन गए। वे संकोच छात्र जीवन में करेंगे या सिलेक्शन के बाद भी? छात्र जीवन में संकोच करेंगे, सिलेक्शन के बाद थोड़ी। और आप जितनी शांति से बैठे हैं उतनी शांति से चीजें उसके बाद नहीं चलती। इसलिए अभी आप किस दौर में हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौर में। जाना कहाँ चाहते हैं? महाशक्ति तरफ। यही तो शक्ति की संभावना है। और आईआर हमेशा बताता है कि जीवन में एक चीज चाहिए, क्या? पावर। पावर चाहिए दोस्तों। इसी की दुनिया में पूछ होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब एक एक करके लिखा कैसे जाए इसको, ये तो समझने की बात है। 90 के पहले 90 के बाद क्या चेंज हुआ, अब लिखने की बात है। बताइए। 1988 में, हाँ 88 में। हमने कुछ और बोल दिया क्या? कई बार देख लीजिएगा जो भी मैंने बोला हो, कई बार हमें भी नहीं स्लिप ऑफ द टंग कई बार हो भी सकता है, तब देख लीजिएगा। भाई राजीव गांधी 98 में कैसे हो सकते हैं? वो तो लॉजिकल है। क्या लिखा आपने? हाँ अब हेडिंग लिखिए, हेडिंग चेंज करिए। विदेश नीति में भू अर्थ की प्राथमिकता। अगला हेडिंग है विदेश नीति में भू अर्थ की प्राथमिकता।
विदेश नीति में भू अर्थ की प्राथमिकता, ये बड़ा चेंज था। अच्छा, खास बात है, एक बात सिंपल सी है। अच्छा, कोल्ड वॉर में, खास तौर पे कोल्ड वॉर में विचारधारा का बड़ा जमाना था। गुटनिरपेक्षता में साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, रंग भेद नीति विरोध। तो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में रहा ही नहीं, न उपनिवेशवाद रहा, न साम्राज्यवाद रहा, न रंग भेद नीति रही, समस्या ही खत्म हो गई। और एक खास बात है, बाजार में विचारधारा नहीं चलती, बाजार में एक ही बात चलता है, चीप एंड बेस्ट। बाजार में विचारधारा चलती है क्या? आप बाजार में जाइए, आप किसी दुकानदार से पूछे, भाई आप क्या बेच रहे हो? उनका मोबाइल। आप समाजवादी हो या उदारवादी? मतलब कि अगर समाजवादी हो थोड़ा डिस्काउंट कर देना। कि अरे भाई ये समाजवादी उदारवादी नहीं, इतना प्राइस है, इतना लेना हो तो लो। अब आप कहेंगे यार ये तो विचारधारा की बात ही नहीं सुनी। इसे खास तौर पे जब बाजार का प्रभाव आएगा, जब व्यापार का प्रभाव आएगा, जब निवेश का प्रभाव आएगा। अब बताइए, विचारधारा का मामला तो ये कहता है यूक्रेन से तेल नहीं लेना चाहिए। हम भी लोकतांत्रिक, यूक्रेन भी लोकतांत्रिक, हम भी लोकतांत्रिक, यूक्रेन भी लोकतांत्रिक। तो अब लोकतांत्रिक देशों पे तानाशाही कोई देश हमला कर रहा है तो हमें यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। फिर भी हम तेल पी रहे हैं वहाँ का। बाजार का मामला है या विचारधारा का? इसलिए 90 के बाद फॉरेन पॉलिसी में विचारधारा। अब कभी किसी मंच को प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुन लीजिए। अच्छा, आपको कई बार शक हो, अभी गुटनिरपेक्षता के बारे में बता देंगे। एक और भी तरीका होता है, एमईए के डॉक्यूमेंट सारे गूगल पे हैं। एमईए जब भी हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं उनको सर्च, आज तो सब चीज़ अवेलेबल है, इतना इन्फॉर्मेशन का दौर है। कभी भी एक एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए सिर्फ इंटरनेशनल फोरम पर हमने नैम का नाम लिया हो, एक एग्जाम्पल बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। और जब से मोदी प्रधानमंत्री हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कभी गए ही नहीं। भाई नहीं गए तो एक कारण हो सकता है कि व्यस्त बहुत ज़्यादा थे, और हम ये मान नहीं सकते व्यस्त थे। अगर रवांडा हो जा सकते हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्यों नहीं जा सकते? तो मामला व्यस्तता का है, प्राथमिकता नहीं रही। कई बार हम कहते हैं हमें समय नहीं मिला आपके आने का। नहीं, समय तो नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राथमिकता नहीं आपकी। बुद्धिमान आदमी इसको ऐसे समझता है। और लोग क्या कहते हैं, मैं आपकी शादी माना बहुत चाहता था कि इतना व्यस्त कार्यक्रम था। कमाल की बात थी यार, मेरी शादी दोबारा थोड़ी होगी, आईआर में कई बार हो सकती है। तो ये प्राथमिकता की बात है। आप प्रधानमंत्री ने एक बार क्या किया कि जब कोरोना के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी तो कहा लाओ भाई इसमें कोई खर्च वर्च नहीं लग रहा है, भाषण दे ही देता हूँ मैं। तो उसने भाषण दे दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राथमिकताएं दिखती हैं। विदेश मंत्री की, प्रधानमंत्री के भाषण में प्राथमिकता दिख जाती है कि हम किधर जाना चाहते हैं। क्या लिखा आपने? और इसलिए इसी मैंने जो बात बताना चाहता था, जब कहते हैं जियो इकोनॉमी, इसी बात कितना बड़ा चेंज आया। अफ्रीका का महत्व तो पहले भी था, आज भी है। रसिया का महत्व तो पहले भी था, आज भी है। आज रसिया का महत्व समाजवाद के कारण है या तेल के हथियार के कारण? विचारधारा या अर्थव्यवस्था? अफ्रीका का महत्व तो पहले भी था, आज भी है। अफ्रीका का महत्व तो पहले था, आज भी है। विचारधारा के कारण या इकोनॉमिक कारण? आज में अफ्रीका के भाई बड़ा बाजार दिख रहा है, और पहले अफ्रीका का मतलब है गांधी, साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध। विचारधारा नहीं, बाजार, व्यापार, निवेश। चेंज हो गया मामला। एक ही बात कहने के अलग अलग तरीके होते हैं।